एंजाइम की बात करें तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स मेंशन किए जाते हैं उसमें आपके पास एंजाइम्स हैं, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है, फैक्टर्स ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास बच्चों इनहिबिटर्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देखो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसको हम एक ओवरव्यू जरूर देंगे। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जैसे लॉक एंड की मॉडल है, जैसे इंड्यूस फिट मॉडल है बेटा, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। फिर डिफरेंट फैक्टर्स जैसे आप लोग टेंपरेचर की बात कर लें, पीएच की बात कर लें, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लें, इस पर हम लोग काम करेंगे और इनहिबिटर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हमारा पीएमडीसी का सिलेबस है एंजाइम्स के हवाले से। और टॉपिक नंबर 6 जो है बेटा उसके तौर पर जो है वो इसको मेंशन किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। एंजाइम्स है बेटा, ये हमारे पास ना बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के तौर पर जाने जाते हैं। दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटे ये रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इनको हम लोग बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। अब कैटलिस्ट की टर्म जो है वो हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ बेटे आपके पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना हो। तो बायो कैटलिस्ट किसी लिविंग एंटिटी के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर आपने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है और आप क्या करें कि उसको एंजाइम को या कैटलिस्ट को रीयूज भी करें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको ये मेंशन करते हैं कि बायो कैटलिस्ट के तौर पर भी कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम एंजाइम की स्टडी की बात करेंगे तो बेटा ये हमारे पास एंजाइमोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, एंजाइमोलॉजी बेटे हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ एंजाइम्स। ओवरऑल हमारे पास अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात की जाए बच्चों, तो एंजाइम जो है बेटा ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी बोला जाता है। तो अगर आप एंजाइम की बात करें तो दे कंटेन्स टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कैरी करते हैं। इनको बेटे हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी बोलते हैं, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये एंजाइम इसीलिए फंक्शनल प्रोटीन या ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। आपके पास बेटा हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला एंजाइम जो है वो दो साइंटिस्ट पाइन एंड परसोस, इन्होंने बेटा जर्मिनेटिंग बार्ले सीड जो है इसके ऊपर इसको डिस्कवर किया और एंजाइम का नाम था दैट वाज डायास्टेज। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या था? डायास्टेज। और इसीलिए अगर आप इसको मेंशन करते हो कि आपके पास भाई इसके जो नेमिंग है वो किस तरह से, तो आप देखें इसकी नेमिंग जो है वो भी हम लोग इसी तरह से मेंशन करते हैं कि एंजाइम इटसेल्फ वर्ड जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक है वर्ड दैट इज एन और दूसरा है वर्ड दैट इज जाइम। ठीक है, एन का मतलब होता है इनसाइड। एन का मतलब क्या है? दैट मींस बेटे इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ है, किसके अंदर है बेटा? और दैट इज इनसाइड जाइम। जाइम हम किसके लिए टर्म यूज करते हैं? यीस्ट के लिए। मतलब फंजाई के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो डायास्टेज भी जो है वो आपके पास इसी तरह से। इसकी जो नेमिंग है बेटा, ये डब्ल्यू कोने वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इसका जो नाम है वो रखा था, या नॉमेनक्लेचर की टर्म जो है वो हम इसके साथ यूज करते हैं। चलो, एंजाइम के साथ ताल्लुक सबस्ट्रेट का बड़ा गहरा है। मतलब ईस्ट और वेस्ट ये दोनों साथ साथ जो है वो चीजें चल रही होती हैं। तो इसको हम लोग सबस्ट्रेट को भी डिफाइन कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट कोई ना कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस हो सकता है विद विच एंजाइम कैन रिएक्ट। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन इट एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल विद विच एंजाइम कैन रिएक्ट, जिसके साथ जो है बेटा एंजाइम रिएक्ट कर सकता है, इसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने कैरी करना है। अच्छा, ओवरऑल आप देखें इसमें जब हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये मिलते हैं बेटा, आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर बेटे आपके पास एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती है। अब इसके अंदर ये जो एंजाइम है दैट कैन रीयूज, इसको जो है ना वो हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो वो रीयूज के हवाले से ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दरमियान में ट्रांजिशनल स्टेज होती है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की हम लोग बेटा चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एंजाइम का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ एंजाइम स्ट्रक्चर जिसको बेटे हम यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसमें, दैट इज ये एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम के पास ना हम एक एक्टिव साइट की बात करते हैं। एंजाइम में ये वाली जो साइट होती है दैट इज लेबल्ड एज एक्टिव साइट, इसको ना हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। इसी एक्टिव साइट के पास सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और बेटे रिएक्शन करता है। ये एक्टिव साइट जो होती है इसको दो हिस्सों के अंदर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ये वाली साइट है और दूसरी बेटे हमारे पास ये वाली साइट मेंशन करते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज लेबल्ड एज बाइंडिंग साइट, इसको बाइंडिंग साइट बोला जाता है। ये प्यारे बच्चों हमारे पास अटैचमेंट साइट के तौर पर भी लेबल की जाती है, इसको ना हम लोग अटैचमेंट साइड भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर आके सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है। दूसरी तरफ हमारे पास बेटे ये आपके पास कैटालिटिक साइड जो है वो कहलाती है, इसको बेटे कैटालिटिक साइड बोलते हैं। ये कैटालिटिक साइड कन्वर्जन साइड भी कहलाती है, मतलब बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं वो इसी साइड पर होते हैं। ठीक है, एक चीज अब इसमें एमसीक्यूज वाला एक और पॉइंट भी है। क्या एक्टिव साइड के हवाले से पूछा जाता है कि एक्टिव साइड जो होती है ना ये आपके पास कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है? तो दो तीन चीजें, एक तो मेंशन किया जाता है सिंपल सा वर्ड अ फ्यू अमीनो एसिड जो है बेटा वो इसको बनाते हैं। दूसरा आपके पास ये मेंशन किया जाता है कि 3 to 4 अमीनो एसिड जो हैं वो इसको बना सकते हैं, या आपके पास 3 to 12 अमीनो एसिड भी मेंशन किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक्टिव साइट के हवाले से दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और एमसीक्यूज की बात करते हैं। बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट के हवाले से पूछें तो ज्यादा स्पेसिफिक कौन होता है? तो जो कैटालिटिक साइट होती है दैट इज बेटा मोर स्पेसिफिक, ये हमारे पास ज्यादा स्पेसिफिक होती है, जबकि बाइंडिंग साइट जो होती है इसको बेटे हम लोग लेस स्पेसिफिक मेंशन करते हैं, ये आपके पास लेस स्पेसिफिक होती है। बाकी बेटे ओवरऑल ये जो आपके पास इसकी शेप होती है या ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो बेटे इसकी ग्लोब्यूलर शेप या ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके रिएक्शन की बात करें तो ऊपर वाले रिएक्शन को ही हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो आपके पास बेटे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी वजह से अगर एंजाइम प्लस इनहिबिटर मिलेंगे तो भाई हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, वो भी अटैचमेंट साइट ही करवाती है। जो कैटालिटिक साइट होती है वो बेटे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करती है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और फिर बेटे यहाँ से एंजाइम सेपरेट हो जाता है, प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। लेकिन जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स होता है उसको प्रोसीड नहीं करती और इसीलिए बेटे हम लोग कहते हैं देयर इज नो रिएक्शन। तो कैटालिटिक साइट जो हुई ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि बेटा इसमें रिएक्शन कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होती है।
ठीक है। और फिर एक और एमसीक्यूज यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इसका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, ये आपके पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो आपकी बुक मेंशन करती है कि भाई देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि बेटा इसकी शेप को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिसपे बेटा इसके अलावा एक और साइट होती है, जिस साइट को बेटे हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। इसी वजह से हम लोग एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं, ऐसे एंजाइम व्हिच हैव एलोस्टेरिक साइट दे विल बी लेबल्ड एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ओके, सो ये बेटे आपने इसके साथ जो है वो लेबल करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास बेटे को फैक्टर्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि को फैक्टर क्या होते हैं। को फैक्टर्स बेसिकली एंजाइम ऑफ एंजाइम के तौर पर लेबल किए जाते हैं, इनको हम लोग ब्रिज फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज द ब्रिज फैक्टर बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर ये कहा जाए कि एंजाइम ऑफ एंजाइम जो है वो को फैक्टर होते हैं, एंजाइम ऑफ एंजाइम, तो ये बात बेटे बिल्कुल ठीक है, इन को फैक्टर्स को ही एंजाइम ऑफ एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज मेंशन की जाती है भाई, दैट इज दे कैन नेवर बी प्रोटीन, दे कैन नेवर बी प्रोटीन, ये कभी भी हमारे पास प्रोटीन्स नहीं हो सकते, तो ये आपने इसके साथ याद रखना है। ओवरऑल बेटे इसको हम लोग दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स। जो ऑर्गेनिक को फैक्टर्स होते हैं ना, इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग। एक हमारे पास आ जाता है दैट इज बेटे प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक है जी दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज को एंजाइम ग्रुप, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक आपके पास को एंजाइम ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। दूसरी तरफ हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें बेटा एक्टिवेटर ग्रुप जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं, तो ओवरऑल तीन ग्रुप जो है वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में से कोवैलेंटली कौन अटैच होता है। तो लेट्स से अगर ये पूछा जाए कि भाई कोवैलेंटली अटैच कौन होगा, दैट विल बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम कोवैलेंटली अटैच नहीं होता। अगर हम लोग इसको परमानेंटली डिस्कस करें, परमानेंटली तो परमानेंटली कौन अटैच होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम नहीं होता। अगर स्ट्रांगली की बात करें तो स्ट्रांगली की अगर टर्म यूज की जाती है तो अगेन इसका आंसर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, कोएंजाइम नहीं होता। ठीक है, जबकि ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं बेटा दे आर लूजली अटैच, ठीक है, दे आर लूजली अटैच, ये स्ट्रांगली अटैच नहीं होते। अगर हम लोग बेटे इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर हम लोग हीम ग्रुप को मेंशन करते हैं, हीम ग्रुप साइटोक्रोम्स के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर इसको मेंशन किया जाता है। और कोएंजाइम ग्रुप के अंदर बेटे हम लोग विटामिन्स जो हैं उनको मेंशन करते हैं, देयर आर विटामिन्स, जिसके अंदर आप लोग NAD की बात कर सकते हो, आप बेटे FAD की बात कर सकते हो, आप ATP की बात कर सकते हो, तो दे आर कोएंजाइम ग्रुप। ठीक है, जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक हैं और बेटे इसकी एग्जांपल हमेशा आपके पास आयंस होते हैं। ठीक है, देयर आर ऑलवेज आयंस, मिसाल के तौर पर हम लोग कॉपर की बात करते हैं, हम लोग बेटे जिंक की बात करते हैं, हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं, ठीक है, आयोडीन की बात करते हैं, तो ये आपके पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स इनऑर्गेनिक के हवाले से मेंशन की जाती हैं। तो ये आपके पास बेटा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के हवाले से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम की प्रॉपर्टीज हैं, ये है तो बहुत सिंपल सी, लेकिन वन बाय वन आपके पास क्वेश्चन के तौर पर जरूर पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पर दे आर बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट होते हैं ना, दे ऑलवेज यूज इन स्मॉलर अमाउंट्स, ये बेटे हमेशा हमारे पास स्मॉलर अमाउंट्स में यूज होते हैं और यही स्मॉलर अमाउंट रीयूज हो रही होती है। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। व्हाई, द रीजन इज क्वाइट सिंपल कि बेटे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बेटे हमारे पास ज्यादा होता है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो आप इसके साथ मेंशन कर सकते हो। अगर ये आपके पास मौजूद होंगे तो दे हैव नो इफेक्ट ऑन फाइनल प्रोडक्ट। इसीलिए आप देखो कि जब भी हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आता है, तो इसमें बेटे एंजाइम और प्रोडक्ट ये मौजूद है। सो दिस एंजाइम इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, बड़ी सिंपल सी बात है। ये बेटे दे कैन रिएक्ट बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक कंडीशंस, एसिडिक कंडीशन में भी काम कर सकता है और बेसिक सब्सटेंसेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसको भी सुन लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना बेटा, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर अ रिएक्शन, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर। ठीक है, इसको बेटे हम लोग बोलते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। एंजाइम ऑन द अदर हैंड दे हैव बेटे स्पेसिफिसिटी, इसमें ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ये तीनों हम लोग मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी की बात करूं तो यहाँ एक एंजाइम हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज प्रोटीएज। तो ये जो प्रोटीएजेस होते हैं दे विल हैव एक्शन ऑन प्रोटीन, ये भाई आपके पास प्रोटीन पे एक्शन करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करना इनका काम होता है। सो दैट इज क्वाइट सिंपल। इसके अलावा बेटे हम लोग रिएक्शन स्पेसिफिसिटी की बात करें तो रिएक्शन स्पेसिफिसिटी के अंदर ना आप लोग डिफरेंट एंजाइम मेंशन करते हो। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेजेस, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा रिडक्टेजेस, ये रिडक्शन करवाने के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है ये बच्चों आपके पास एक खास किस्म का सबस्ट्रेट जो है उसके अगेंस्ट काम करेगी। मिसाल के तौर पर माल्टेज, माल्टेज हैज एक्शन ऑन माल्टोज, सुक्रेज, ये भाई सुक्रोज के ऊपर एक्शन करेगा। फिर इसी तरह से लैक्टेज एंजाइम होता है, ये लैक्टोज के ऊपर बेटा काम करता है। तो ये आप इनके साथ चीजें जो है वो मेंशन कर सकते हो। फिर हमारे पास एंजाइम सेंसिटिविटी होती है। आपका एंजाइम जो आपकी बॉडी के अंदर है ना बेटा, दे हैव सेंसिटिविटी अगेंस्ट सो मेनी पैरामीटर्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास बेटे पीएच होता है। ठीक है, पीएच स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी सॉरी। फिर उसके बाद बेटा टेंपरेचर के लिहाज से जो है ये सेंसिटिव होता है, तो टेंपरेचर के अगेंस्ट है। इसके अलावा बेटे हम लोग इसमें कंसंट्रेशन जो है उसको मेंशन करते हैं, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में आप लोग बेटे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन दोनों को मेंशन करते हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम कंसंट्रेशन दोनों को मेंशन किया जाता है। तो एंजाइम सेंसिटिविटी को जो है यहाँ मेंशन करते हैं। फिर इसके अलावा एक टर्म यूज की जाती है दैट इज टर्नओवर रेट। अब टर्नओवर रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर रेट से मुराद ये होती है कि आपके पास बेटा कितने आपके जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिट टाइम के अंदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, सो दैट कैन बी एमसीक्यूज। इसकी बुक में लिखा हुआ है, पीटीबी की बुक के अंदर, ब्लूइसन की बुक के अंदर क्या है, दैट इज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, देयर आर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बेटे कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम।
ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट टाइम हो। मिसाल के तौर पर हम ये मेंशन करते हैं कि 1 सेकंड या 1 मिनट में आपने ये बताना है कि 1 सेकंड के अंदर कितने कन्वर्ट हुए हैं या 1 मिनट के अंदर कितने जो है वो आपके पास कन्वर्ट होते हैं। ये बेटे टर्नओवर रेट के साथ जो है एसोसिएट किया जाता है। फिर हमारे पास बेटे इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं। जब हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास प्रो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, इसको भी जरा डील कर लेते हैं। प्रो का मतलब होता है बेटा बिफोर, ठीक है। इसको ना हम लोग इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो लेबल्ड एज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको बेटे हम लोग प्रो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें हम लोग पेप्सिनोजेन की बात कर लें तो पेप्सिनोजेन जब भी मेंशन किया जाएगा तो ये बेटे हमारे पास प्रो एंजाइम के तौर पर होगा। ट्रिप्सिनोजेन की बात कर लें, ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये भी बेटे हमारे पास प्रो एंजाइम होता है। अब इनकी जो एक्टिव फॉर्म होती है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मेंशन करूं कि पेप्सिनोजेन की एक्टिव फॉर्म, आप सबको आइडिया है कि पेप्सिनोजेन की जो एक्टिव फॉर्म होती है दैट इज पेप्सिन। तो यहाँ हम लोग बेटे इसमें मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास पेप्सिन जो है वो मौजूद होगा, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिनोजेन की जो एक्टिव फॉर्म होती है बेटा इसको हम लोग ट्रिप्सिन बोलते हैं, दैट इज ट्रिप्सिन। तो ये एक्टिव फॉर्म जो है इनके साथ मेंशन की जाती है। एपो एंजाइम और होलो एंजाइम को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बच्चों जो एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम इसको ना प्योर प्रोटीन बोलते हैं, दैट इज प्योर प्रोटीन। ये बेटे हमारे पास प्योर प्रोटीन होती है। होलो एंजाइम जो होता है ये हमेशा विद को फैक्टर होता है। होलो एंजाइम क्या होता है, दैट इज विद को फैक्टर। इसको हम लोग विद को फैक्टर जो है वो मेंशन करते हैं। अब क्या है इसका तरीका का, देखो अगर मैं मिसाल के तौर पर ये मेंशन करूं कि एपो एंजाइम को आपने डिफाइन करना है तो अगर हमारे पास होलो एंजाइम मौजूद है, उस होलो एंजाइम में से हम लोग माइनस कर देंगे को फैक्टर को, तो बाकी जो बचेगा वो एपो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो आपके पास बेटे जो एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम अगर हम उसके साथ को फैक्टर लगा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो होलो एंजाइम है, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा एंजाइम को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ लोकेशन में, जैसे एंडो एंजाइम होते हैं, जैसे बेटे हमारे पास एक्टो एंजाइम होते हैं। जो एंडो एंजाइम होते हैं दे वर्क्स इनसाइड सेल। एंडो एंजाइम क्या है, दे वर्क्स इनसाइड सेल, ये हमेशा सेल के अंदर काम करते हैं। एक्टो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टो एंजाइम दे वर्क्स आउटसाइड सेल, तो ये बच्चों आपके पास सेल के बाहर काम करते हैं। एंडो एंजाइम को हम लोग इन वीवो एंजाइम भी बोलते हैं, दे आर आल्सो लेबल्ड एज इन वीवो एंजाइम्स, ठीक है। जो एक्टो एंजाइम होते हैं बेटा इनको हम लोग एक्स वीवो एंजाइम्स के तौर पर भी मेंशन करते हैं, दे आर लेबल्ड एज एक्स वीवो एंजाइम्स, ठीक है। आउटसाइड बॉडी आपके पास ये सेल के बाहर काम करना, ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है। फिर बच्चों हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को जो है वो डील करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये भी हमारे पास टॉपिक है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। इसकी ओवरऑल जो टर्म हम लोग यूज करते हैं दैट इज कैटालिसिस। कैटालिसिस डिफाइंड एज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो दो मॉडल्स हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो बेटा इसको हमारे पास एक्सप्लेन किया था एमएल फिशर ने 1894 के अंदर, ठीक है। दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एमएल फिशर 1894। जो बेटे आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल होता है, इस इंड्यूस फिट मॉडल को एक्सप्लेन किया था कोशलैंड ने 1959 के अंदर, दैट वाज डन बाय कोशलैंड इन 1959। ना बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ ना लॉक कौन सा है और की कौन सी है, ये हमेशा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सर लॉक और की। थोड़ा सा रुकें और मेरी बात को सुनें। लॉक एंजाइम भी हो सकता है, सबस्ट्रेट भी हो सकता है, दोनों आपको मुख्तलिफ किताबों के अंदर चीजें मिलती हैं। सेम एज की को हम यूज कर सकते हैं फॉर सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एज वेल। चलो अब थोड़ा सा चीजों को सुनो। लॉक के अंदर जो है ना वो चेंज आता है, तो अगर तो चेंज को हम कंसीडर करें, मतलब लॉक ओपन होता है क्लोज होता है, तो ये सबस्ट्रेट के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है। की जो है ये आपके पास बेटा जैसे एंटर होती है उसी तरह से बाहर आ जाती है, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन में एंटर होकर बाहर आ जाती है, तो इसको ना हम एंजाइम के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की बुक को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो वो बहुत सिंपल है। वो भाई लॉक के तौर पर किसको मेंशन करते हैं, एंजाइम को, और बेटे की के तौर पर किसको मेंशन करते हैं, सबस्ट्रेट को। तो ये आपने इसके साथ कैरी करना है। दूसरी तरफ बेटे जो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल होता है इसको हैंड ग्लव मॉडल भी बोलते हैं, दैट इज हैंड ग्लव मॉडल। मतलब आप हाथ में जैसे ग्लव जो है वो एंटर करते हैं, जैसे हाथ की मूवमेंट होती है वैसे ग्लव भी चेंज होता है। तो ये चीजें हम इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। इन दोनों के अंदर जो सबसे कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेटे इनकी एक्टिव साइड के हवाले से एसोसिएटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक्टिव साइड जो है इसको मेंशन कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल एक्टिव साइड जो होती है बेटा ये हमारे पास नॉन रिजिड होती है, दैट इज नॉन रिजिड। ये रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड के तौर पर हम लोग इसको मेंशन करते हैं, दैट इज बेटा चेंजेबल। ये हमारे पास चेंजेबल है। इसी तरह से हम लोग बेटे इसमें मेंशन करते हैं दैट इज फ्लेक्सिबल। मतलब ये कि ये आपके पास अपनी शेप जो है उसको चेंज कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इसको लॉक एंड की मॉडल के साथ मेंशन करें तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है। इसके अकॉर्डिंग बेटे जो आपके पास एक्टिव साइड है दैट इज नॉन चेंजेबल या अनचेंजेबल भी मेंशन किया जाता है। इसी तरह हम लोग इसको मेंशन करते हैं कि ये बेटा नॉन फ्लेक्सिबल है, दैट इज नॉन फ्लेक्सिबल। तो ये आप लोग चीजें इसके साथ मेंशन कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ओवरऑल इसमें क्वेश्चन का एक और क्राइटेरिया भी है। जो लॉक एंड की मॉडल होता है ना ये बेटे हमारे पास ज्यादा स्पेसिफिक है, दैट इज मोर स्पेसिफिक, ज्यादा स्पेसिफिसिटी के साथ जो है वो काम करता है। और जो हैंड ग्लव मॉडल होता है ये आपके पास बेटा लेस स्पेसिफिक या लेस स्पेसिफिसिटी को शो करता है। हम ये भी मेंशन करते हैं कि लॉक एंड की मॉडल जो है दैट इज बेसिकली रिस्पांसिबल टू एक्सप्लेन द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। ये आपके पास नॉन रेगुलेटरी एंजाइम जो हैं उनके बेटे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल जो होता है ये बेटे रेगुलेटरी एंजाइम्स के जो फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है उसको बेटे ये एक्सप्लेन करता है। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। मिसाल के तौर पर अगर मैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स की बात करूं तो मेरे पास एक एंजाइम जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं सुक्रेज, तो ये एक ही खास एंजाइम के लिए एसोसिएटेड है। माल्टेज की बात करें एक ही खास एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है। लाइपेज की बात करें तो एक ही खास एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है। यूरिएज की बात करें तो एक ही खास एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है। दूसरी तरफ बेटा जो आपके पास रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं इसके तौर पर हम लोग हीमोग्लोबिन को एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट इज क्वाइट सिंपल, बहुत ईजी है आपको ये अंडरस्टैंड करना। चलो अब यहाँ पर ना मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ये आपके पास बन गया। इसके साथ ही बेटे हम लोग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ये बेटे आपके पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आ गए। अब यहाँ पे ये वाली जो दरमियान वाली स्टेट है दिस वन, इसको बेटे हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट के तौर पर मेंशन किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट।
और प्यारे बच्चों ये ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट ही डिसाइड करती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, या बेटे इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बेटे कुछ रिएक्शंस हैं उनको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये देखो एक रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी सीरीज ऑफ रिएक्शन आपके पास जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर ए अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है जी के अंदर। अब ए क्या है, दिस ए इज लेबल्ड एज इनिशियल प्रोडक्ट या इनिशियल सबस्ट्रेट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं लिखना, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इनिशियल सबस्ट्रेट। तो ये हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट कहलाता है। और दूसरी तरफ दिस जी विल बी लेबल्ड एज बेटे फाइनल प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पर देखो ए अगर कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर तो E1 एंजाइम है, बी सी के अंदर E2, सी डी के अंदर E3, फिर इसी तरह से E4, E5, E6 जो है वो चलता है। अब जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे बेटा फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये ज्यादा हो जाती है तो इस फाइनल प्रोडक्ट के ज्यादा होने से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनिशियल सबस्ट्रेट को मैसेज मिलेगा कि भाई कम होता है। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही चलता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी मिसाल लें तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये कहां होता है ये रिएक्शन बेटे हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है दैट इज द साइट फॉर द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसलिए हम इसको प्रिमिटिव रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर ना जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज एटीपी। ठीक है, मिसाल के तौर मैं ये कहता हूं एटीपी जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस एटीपी के ज्यादा होने से ये भाई नेगेटिव फीडबैक देगा हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। एक एंजाइम होता है जो कि ये रिएक्शन करवाता है, इसको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बोलते हैं। तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है उसको बेटे नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आपके पास बेटे इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आपने चीजें कैरी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला H2O2। ये आपके पास भाई रिएक्शन ये सबस्ट्रेट है, तो जब ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास ना वाटर बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है मिसाल के तौर पर। ठीक है, अगर बेटा ये रिएक्शन जो है दैट इज विदाउट कैटलिस्ट, अगर ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है तो इसमें जो डेल्टा ई यानी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी 86 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हम लोग इसके साथ लेबल करेंगे। अगर ये विद कैटलिस्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट ऐड कर दूं और यहाँ मेंशन कर दूं कि अगर आपने कैटलिस्ट ऐड किया है तो बेटा इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर दैट विल बी अप टू 1 किलो जूल पर मोल, तो 1 किलो जूल पर मोल पर आ जाएगी। तो ये एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये एनर्जी के अंदर जो है वो चीजें चेंज होती हैं। चलो अभी हम लोग बेटे डिस्कस करेंगे यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक है जो कि सिलेबस के अंदर मेंशन है। फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ये क्यों अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एंजाइम इनके लिए सेंसिटिव होता है। तो अगर बेटे हम लोग सेंसिटिविटी की बात करें कि हमारे पास सेंसिटिविटी जो है वो किस तरह से है एंजाइम के लिहाज से, तो दैट इज क्वाइट इजी। आपने याद रखना है कि एंजाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए, उसके बाद सेंसिटिव होते हैं टेंपरेचर के लिए, उसके बाद बेटे ये सेंसिटिव होते हैं कंसंट्रेशन के लिए। अब कंसंट्रेशन में आपके पास दोनों कंसंट्रेशन आ जाती है और सबसे लीस्ट सेंसिटिव होते हैं वाटर के लिए, एक्वस मीडियम के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने एक चीज शायद मिस की, उसको ऐड कर लें। वाटर एंजाइम रिक्वायर्ड एक्वस मीडियम, इनको ना एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एक्वस मीडियम फॉर रिएक्शन। तो अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो एंजाइम कभी भी जो है वो आपके पास काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, चलो अब पीएच की बात करते हैं। पीएच जो है बेटा दैट इज कि आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये बेटे पीएच है। अब पीएच के हवाले से कुछ सवाल की बात कर लेते हैं। पीएच में आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइड चेंज अगर पीएच के अंदर आए, स्लाइड चेंज आ गया पीएच के अंदर तो क्या होगा। अगर आपके पास बेटे एक्सट्रीम चेंज आ गया है पीएच के अंदर तो क्या होगा। अगर स्लाइड चेंज आया है तो क्या होगा, अगर एक्सट्रीम चेंज आया है तो क्या होगा। स्लाइड चेंज की वजह से बेटे आपके पास आयोनाइजेशन होगी, दैट विल लीड टू आयोनाइजेशन। ये हमारे पास आयोनाइजेशन जो है उसको कॉज करेगा। और एक्सट्रीम चेंज होता है दैट विल लीड टू डीनेचुरेशन, ये भाई हमारे पास डीनेचुरेशन जो है वो कॉज करेगा। तो ये बड़े सिंपल से और आसान से एमसीक्यूज बनते हैं, आपने इसको कैरी करना है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ना डिफरेंट एंजाइम यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसकी डिफरेंट वैल्यूज आप लोगों ने याद करनी है, दे आर इंपॉर्टेंट। एक साइड पे बेटे हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं पीएच, एक साइड पे लिख लेते हैं दैट इज पीओएच। ठीक है, 14 में से माइनस करेंगे पीएच को तो पीओएच निकलेगा, बहुत सिंपल है। अच्छा पेप्सिन की जो पीएच होती है दैट इज क्वाइट सिंपल 2.0। अगर पीओएच निकालेंगे तो क्या आएगा 12.0। 12 में से 2 निकाल 14 में से 2 निकालेंगे तो 12 आएगा। अच्छा कुछ बुक्स इसमें पेप्सिन की पीएच होती है उसको 1.5 से 1.6 भी मेंशन करते हैं। सो यहाँ के ऊपर है कि आप किस प्रोविंशियल बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कैरी करना है। हमारे पास बेटे सुक्रेज की बात करें, इसके अलावा एक और एंजाइम मेंशन किया जाता है दैट इज इन्वर्टेज। सुक्रेज और एक है इन्वर्टेज। तो सुक्रेज और इन्वर्टेज में जो इनकी बेटे ऑप्टिमम पीएच होती है दैट इज 4.5 और अगर पीओएच की बात करेंगे दैट विल बी 9.5। सिंपल है ना। एंटेरोकाइनेज पीएच 5.5 और पीओएच जो है वो 8.5 आ जाएगी। स्लाइवरी अमाइलेज यहाँ बेटे इसके साथ एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं व्हिच इज टायलिन, दैट इज टायलिन, इसको टायलिन बोलते हैं। इसकी बेटे जो ऑप्टिमम पीएच होती है ये हमारे पास क्या है दैट इज 6.8 और पीओएच जो है 7.2 मेंशन करते हैं। डन। कैटालेस की बात करें तो कैटालेस या इसको हम लोग केपीके के लिए मेंशन करें तो इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है दैट इज 7.0 फॉर केपीके स्टूडेंट्स। और अगर बेटे हम बाकी प्रोविंसेस के लिए बात करें तो इसमें ना नॉर्मली 7.6 मेंशन की जाती है इसकी पीएच, और अगर पीओएच की बात करें तो वो आपके पास 6.4 हो जाएगी। डन। काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो ये बेटे 7 to 8 पीएच आ जाती है। पीओएच जो होती है ये आपके पास 6 to 7 मेंशन करते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज की बात करें तो ये बेटे 9.0 है और पीओएच 5.0 हो जाएगी। एक और चीज सुनिएगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज के हवाले से 7.4 से 7.8 तक पीएच जो है वो भी मेंशन की जाती है। सो इट्स अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल बुक, आप किस प्रोविंशियल बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। आर्जिनेज जो बेटा इसकी जो पीएच होती है दैट विल बी 9.7 और पीओएच जो है वो 6.3 लगाएंगे, बल्कि 4.3 आएगा, दैट विल बी 4.3। तो ये पीएच और पीओएच के हवाले से आपको पता है अगर 7 से नीचे है तो वो एसिडिक होगी और अगर 7 से ऊपर है तो वो बेसिक होगी। इसी तरह हमारे पास एक और है दैट इज ट्रिप्सिन।
डिस्क्रिप्शन के हवाले से मेंशन किया जाता है कि इसकी आपके पास 7.8 से लेकर 8.7 तक पीएच जो है वो मेंशन की जाती है। ठीक है, माल्टेज की बात कर लें, एक और एंजाइम होता है दैट इज माल्टेज, खमीर उठाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसकी जो पीएच होती है 6.1 से लेकर 6.8 तक बेटे ये ऑप्टिमल वर्किंग पीएच इसकी होती है। यूरिएज होता है ये बेटे न्यूट्रल पीएच के ऊपर काम करता है दैट इज 7.0। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग केपीके के स्टूडेंट्स के लिए। फॉर केपीके स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग केपीके की बुक फॉलो कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक एंजाइम होता है दैट इज लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम जो होता है वो लिपिड की ब्रेकडाउन करता है, लेकिन लाइपेज की ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे हमारे पास एक है भाई दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज, दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होती है दैट इज 8.0 हम लोग मेंशन करते हैं। इसके अलावा हम लोग मेंशन करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि स्टमक के साथ एसोसिएटेड है। एक है जी दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये कहां पर, स्टमक के अंदर बेटा ये प्रोड्यूस होता है और इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है दैट इज बेटा 4.5, ये 4.5 है। इसी तरह अगर हम लोग मेंशन करें तो एक आपके पास कैस्टर ऑयल के लिए होता है। ठीक है, हम इसकी मेंशन करते हैं केपीके की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है और इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है दैट विल बी 4.7। तो ये लाइपेज के हवाले से चीजें याद रखनी है। इसी तरह से एक और एंजाइम आता है दैट इज बेटे एमाइलेज, दैट इज एमाइलेज। अब एमाइलेज जो है वो भी आप लोग मेंशन करें तो हमारे पास बेटे एक है दैट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के लिए। इसका दूसरा नाम एमाइलॉप्सिन भी है। ठीक है, एमाइलॉप्सिन बेटे हम लोग इसको मेंशन करते हैं और इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है दैट इज 6.7 से 7.0 तक जो बेटा हम लोग इसको मेंशन करते हैं। फिर एक माल्टेज के साथ जो है वो हम लोग इसको एसोसिएट करते हैं। ठीक है, माल्ट के ऊपर जो एक्ट करता है तो उसकी जो पीएच होती है दैट इज 4.6 से 5.2 तक मेंशन किया जाता है। खैर ये केपीके के स्टूडेंट जो हैं वो इस अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसको कैरी करेंगे। अब पीएच का जो ग्राफ हमारे पास आता है वो बिल्कुल इस तरह से आता है। एक साइड पे बेटे हम लोग इसकी पीएच मेंशन कर देते हैं, एक साइड पे बेटे हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो उसको मेंशन करते हैं। अब होता क्या है, आप देखो आपको ना एक नैरो रेंज में पीएच मिलती है। ठीक है, पीएच विल ऑलवेज बी इन नैरो रेंज। ठीक है, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, पीएच एक्ट्स ऑन नैरो रेंज। ये भाई हमारे पास हमेशा नैरो रेंज में एक्ट करती है। अगर ये नैरो रेंज के अंदर एक्ट करती है तो हम लोग ये मेंशन करते हैं कि जितनी रेंज नैरो होगी उतना बेटे ये ज्यादा स्पेसिफिक होगा, दैट विल बी मोर स्पेसिफिक, हमारे पास ज्यादा स्पेसिफिक होता जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन का क्राइटेरिया और भी बनता है कि ग्राफ आता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने बताना एंजाइम कौन सा। जैसे यहाँ पर हम अगर ऑप्टिमम पीएच देखें तो ये ना 4.5 से के राउंड अबाउट है। तो ऑप्शन में अगर तो आपको सुक्रेज मिले, माल्टेज मिले, अगर सुक्रेज मिले है ऑप्शन में तो वो आप लगाएंगे, माल्टेज मिले है तो वो लगाएंगे, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। ठीक है, और ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, दैट इज द पीएच एट विच एंजाइम वर्क्स एट इट्स बेस्ट, एट विच एंजाइम वर्क्स एट इट्स बेस्ट, अपना बेहतरीन काम जहां करते हैं, ये बेटे आपके पास ऑप्टिमम पीएच जो है वो कहलाती है। तो याद रखिएगा अगर कभी ये मेंशन किया जाए कि मैक्सिमम पीएच और ऑप्टिमम पीएच में क्या फर्क है, फंक्शन का फर्क होता है बेटा। मैक्सिमम आउटपुट जो होती है वो ऑप्टिमम पीएच पे आती है, मैक्सिमम पे जरूरी नहीं होता। टेंपरेचर के साथ एसोसिएशन करें तो टेंपरेचर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ बेटा हम लोग इसको मेंशन करते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। हम ये भी मेंशन करते हैं कि अगर टेंपरेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इसके बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगा, और अगर कोलिजन बढ़ेगा तो बेटे अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सी चीज है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ मेंशन करते हैं हम लोग ऑप्टिमम टेंपरेचर को, कि अगर हमारे पास ऑप्टिमम टेंपरेचर मेंशन किया जाए तो ये कौन सा टेंपरेचर है। जैसे हम मिसाल के तौर पर इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज चलो ये हमारे पास ग्राफ है। इसमें जो सबसे टॉप नोच के ऊपर बेटा ये पॉइंट है ना, दिस वन, ये आपके पास ऑप्टिमम टेंपरेचर को शो कर रहा है। अब ऑप्टिमम टेंपरेचर वो वाला टेंपरेचर जहां पे मैक्सिमम काम करेगा। अब इसमें देखो अगर तो हम लोग इसको मेंशन करें ह्यूमन बॉडी के लिहाज से, तो ह्यूमन बॉडी में ये जो ऑप्टिमम टेंपरेचर का ग्राफ है ना, ये बेटे 37 डिग्री सी पे होगा। और अगर हम लोग इसको बर्ड के साथ मेंशन करें तो बर्ड्स के अंदर ये ऑप्टिमम का जो है वो 40 या 41 डिग्री सी पे होगा। लेकिन अगर हम इसको थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है उसकी तरफ कैरी कर लें, थर्मस एक्वेटिकस, तो इस थर्मस एक्वेटिकस के अंदर ये टेंपरेचर 120 डिग्री सी तक चला जाएगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, सम टाइम एक और भी मेंशन किया जाता है केपीके की बुक के अंदर, वहां पर आर्कियो बैक्टीरिया को डील किया जाता है। तो आर्कियो बैक्टीरिया जो बेटा, इस आर्कियो बैक्टीरिया में जो ऑप्टिमम टेंपरेचर होता है दैट इज 90 डिग्री सी। ठीक है, केपीके की बुक जो बेटा वो इसको डील करती है, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। डन, ये बहुत सिंपल सी आसान सी चीज है, इसको आप लोगों ने कैरी करना है। अब इसके ना ग्राफ की तरफ वापस आते हैं। अब इसका ग्राफ हमें क्या बताता है, ग्राफ ये बताता है कि एक साइड पे अगर हम लोग टेंपरेचर को मेंशन करें, दूसरी साइड पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मेंशन करें, और अगर हम टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर ना हमारे पास ये एक पॉइंट वो है जिसको बेटे हम लोग बोलते हैं दैट इज द लोअर टेंपरेचर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज लोअर टेंपरेचर। अगर हमारे पास लोअर टेंपरेचर है तो एंजाइम इनएक्टिव होंगे। अगर हमारे पास क्या है, लोअर टेंपरेचर है तो एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम बेटे हमारे पास इनएक्टिव होंगे, दे विल बी इनएक्टिव लोअर टेंपरेचर के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग टेंपरेचर को बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे है अगर रेट ऑफ रिएक्शन x, तो ईच 10 डिग्री सी रेस के ऊपर बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, दैट विल बी 2x। और अगर मजीद हम 10 डिग्री सी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डबल, मतलब x का डबल 2x है, 2x का डबल 4x है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। जब ऑप्टिमम टेंपरेचर टच करता है तो उसके बाद बेटे ये टेंपरेचर का जो ग्राफ होता है ये डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन विल ड्रॉप, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वजह क्या है, इसकी वजह बेटे बॉन्ड ब्रेकेज है। ठीक है, तो यहाँ लिखें अगर आपके पास टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगी। अगर बेटे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो हम ये भी मेंशन करेंगे देयर विल बी डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, देयर विल बी डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो आपके पास डीनेचुरेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर केपीके की बुक के अंदर एक और चीज मेंशन की गई है, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। एक है आर्कटिक फ्ली,
आर्कटिक फ्ली। ये आर्कटिक फ्ली जो है इसका बेटे आपके पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट इज -10 डिग्री से। इसी तरह से मैमल्स के बारे में ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखता है ना केपीके की बुक, वो 40 डिग्री से लिखता है, 40 डिग्री से। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज आपको बताई है, वो आप सेपरेटली लिख भी सकते हैं रेड लाइंस के अंदर, दैट इज एन एमसीक्यू। वो क्या है, दैट ईच 10 डिग्री सी रेज, ईच 10 डिग्री सी रेज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करेगा, दैट विल डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को बेटे डबल कर देगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये एमसीक्यूज आपके पास पूछा जाता है तो आपने इसको कैरी करना है। अब हम लोग बेटे कंसंट्रेशन की बात करते हैं। इस कंसंट्रेशन के अंदर दोनों तरह की कंसंट्रेशन, मिसाल के तौर पर हम लोग एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर कैरी करोगे, अगर हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें तो वो भी आप यहीं पर कैरी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को देखना है तो सबस्ट्रेट आपके पास अनलिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ हम लिख लेते हैं कि भाई देयर इज कंसंट्रेशन और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप कंसंट्रेशन एंजाइम की देखना चाहते हो तो सबस्ट्रेट अनलिमिटेड करोगे, एंजाइम बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे बेटे बढ़ाने से देयर विल बी नो चेंज एंड दिस पॉइंट विल बी लेबल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये बेटे हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट है। अब सैचुरेशन पॉइंट क्या है, व्हेन ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, व्हेन ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, इसको बेटे हम लोग बोलेंगे कि सैचुरेशन आ गई। अब यहां पर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग लेट्स से कंसंट्रेशन जो है इसको 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी डबल कर देगा, लेकिन बिफोर सैचुरेशन, उसके बाद इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये चाहे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हैं, सबस्ट्रेट की देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सैचुरेशन वाला है। समटाइम यहाँ पर सवाल ये भी पूछ लेता है, फर्स्ट करो ये पॉइंट ए है, इसको पॉइंट बी लिख देता है, तो यहाँ पर बताओ कोई चेंज आया, नो। अगर ए के ऊपर वो कह रहा है कि 5x रेट ऑफ रिएक्शन है तो बी पे भी 5x ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर आपने कैरी करनी है। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पर इनहिबिटर्स, उसकी बात करेंगे। इनहिबिटर्स जो है ये भी हमारे सिलेबस के अंदर है। अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, दे आर द मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस व्हिच हिंडर रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास बेटे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस व्हिच हिंडर्स रेट ऑफ रिएक्शन, हिंडर्स रेट ऑफ रिएक्शन। ये भाई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को रोकते हैं। तो ये आपने इसके साथ जो चीजें याद रखनी है। तो अगर ये कहा जाए कि इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता है इनहिबिटर्स की वजह से, तो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स कौन कौन से आ जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें भाई एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, देयर आर एंटी मेटाबोलाइट्स, वो बेटे इसमें हमारे पास आ जाते हैं। पॉइजन्स आ जाते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, ये भी बेटे इनहिबिटर्स के तौर पर काम करते हैं। आप लोग वेनम्स की बात कर सकते हो, वो भी बेटे हमारे पास इसमें इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं। तो इनहिबिटर्स आपके पास बेटा वेरी कर रहे होते हैं। हाँ, इनहिबिटर्स की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बेटा एक रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है और एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। एक हम लोग मेंशन कर लेते हैं, देयर इज रिवर्सिबल इनहिबिटर, ठीक है। और एक हमारे पास आ जाता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है ये बेटे आपके पास इसके रेट ऑफ रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू लिखें तो ये आपके पास दोनों डायरेक्शन में एरो लगाते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, ये भाई वीक लिंकेज जो है वो डेवलप करता है इनहिबिटर। इसमें क्या डेवलप करता है, दैट डेवलप्स वीक लिंकेज, वीक लिंकेज बनाता है, लूजली अटैच होता है। और इसी की वजह से बेटा ये हमारे पास जो है इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है। कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, अगर बेटे हम लोग इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे तो इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि एंजाइम और इनहिबिटर जो होता है बेटा ये आपके पास एसोसिएटेड होता है। इसमें एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके पास बनता है और इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि ये बच्चों आपके पास परमानेंटली अटैच होता है, परमानेंटली अटैच, या इसको कोवलेंटली अटैच बोलते हैं, कोवलेंटली अटैच बोलते हैं। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बेटे आप लोगों ने कैरी करना है। तो ये बहुत सिंपल है, रिवर्सिबल इनहिबिटर और इरिवर्सिबल इनहिबिटर में जो एसोसिएशंस आती हैं वो सबस्ट्रेट के साथ इसकी एसोसिएशंस को हम लोग कैरी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो होते हैं ना रिवर्सिबल इनहिबिटर, ये सबस्ट्रेट के साथ अगर मिल रहे हैं तो आपके पास बेटा इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, हम ना इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स विल बी न्यूट्रलाइज। तो ये बेटे आपके पास न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इसकी वजह से, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं तो दे कैन नेवर बी न्यूट्रलाइज। उसकी वजह ये है कि ये ना परमानेंटली अटैच हो जाते हैं जाके, जब स्ट्रांगली टाइटली परमानेंटली अटैच हो जाते हैं तो आप इसको रिवर्स ही नहीं कर पाते। तो ये बेटे आपके पास सबस्ट्रेट और एंजाइम के साथ जो है वो चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के हवाले से। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आ जाती है, एक है हमारे पास बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं। और एक बेटे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये एक्टिव साइट के ऊपर एक्शन करते हैं। इनका एक्शन किस पे होता है, दे हैव एक्शन ऑन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे एक्शन करते हैं। इसके बारे में हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि सबस्ट्रेट जो होता है वो आपके पास नियरली सेम होता है इनहिबिटर जैसा, ठीक है। जबकि यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर दे आर नॉट सेम एज दैट ऑफ इनहिबिटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये एक्टिव साइट के ऊपर जाके एक्शन करते हैं। अगर एक्टिव साइट पे एक्शन हो रहा है तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे कि सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं वो किसी के साथ भी कंपटीशन में नहीं होते। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है, दैट इज बेटा सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम आपने सुना होगा, एक एंजाइम है दैट इज सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब ये सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है बेटा, इसका बहुत सिंपल सा काम है कि इसने सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। सक्सिनिक एसिड को ये बेटा हमारे पास कन्वर्ट करता है फ्यूमेरिक एसिड में, इसको कन्वर्ट करता है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, ये इसका काम। लेकिन इसका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो बेटे मेलोनिक एसिड होता है, दैट इज मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड किसके साथ मिलता जुलता है,
मेलोनिक एसिड इस सक्सेनिक एसिड के साथ बेटे मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग मेलोनिक एसिड को इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन में किसके है? सक्सेनिक एसिड। इनहिबिट किसको करता है? सक्सेनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज वाला जो एंजाइम है बेटा, उसको ये इनहिबिट कर रहा है। तो ये आप इसके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के साथ जो वो चीजों को कैरी करोगे। ठीक है, अच्छा जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है वो अदर देन एक्टिव साइट एक्शन करता है। इसका एक्शन कहां होता है? दैट हैज अदर देन एक्टिव साइट। अब जब हम लोग ये कहते हैं कि अदर देन एक्टिव साइट है तो वो कौन सी साइट होती है? वो बेटे दिस वन, इस साइट को हम लोग बोलते हैं दैट इज एलोस्टेरिक साइट। ये हमारे पास बेटे एलोस्टेरिक साइट होती है। इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आपके पास आके बेटा ये जो सबस्ट्रेट इनहिबिटर होता है ये बेटे इसको ब्लॉक करता है। मिसाल के तौर पर हम लोग एटीपी की बात करते हैं, ये एटीपी जो होता है ये बेटे हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है बेटा, ये बेटे उसको ब्लॉक करता है। तो ये हम लोग उसके साथ जो है वो चीज़ों को मेंशन करते हैं। आगे चलते हैं। सिंध की बुक के अंदर एक टर्म लिखी हुई है दैट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दैट इज बेटे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये भाई अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होती है ये आपको एसटीपी की बुक के अंदर मिलती है। इसको ना एंटी कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं। दैट इज बेटा एंटी कॉम्पिटिटिव। ये आपके पास एंटी कॉम्पिटिटिव। अब इसके अंदर हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि आपके पास एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये मिलता है, और बेटे आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी तरह से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और बेटे हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से आ जाता है। अब अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये बेटे एक्शन रखता है इसके ऊपर, इन दोनों साइड्स के ऊपर जो है ना वो एक्शन करता है, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर बेटे एक्शन करता है। ठीक है, जब भी आपके पास सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होंगे तब ये एक्शन करेगा। व्हेन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट टू और मोर देन टू और मोर देन टू, तब बेटे ये आपके पास एक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसकी बात कर ले। यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ये भाई सिग्निफिकेंस बहुत सिंपल सी है। हमारे पास एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है, दैट इज कंट्रोल मैकेनिज्म। इसके थ्रू ये चीज़ों को कंट्रोल करता है, दैट प्रोवाइड कंट्रोल मैकेनिज्म। इसके अलावा बेटा ड्रग एक्टिविटी मैकेनिज्म जो है वो भी इसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं, इनहिबिटर के थ्रू ड्रग एक्टिविटी मैकेनिज्म। इसके अलावा बेटे आपने एक टर्म पढ़ी हुई है दैट इज मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर जो है ना ये एक्शन रखता है, मेटाबॉलिक पाथवेज। तो मेटाबॉलिक पाथवेज है उसके ऊपर भी एक्शन जो है वो इसी की वजह से आता है। सो वी कैन एसोसिएटेड विद सो मेनी थिंग्स जो कि यहाँ पर एसोसिएटेड की जा सकती हैं विद रेफरेंस टू एंजाइम। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे इसमें आ जाता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इसको थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कैरी जरूर करेंगे कि ये आपके पास क्लासिफिकेशन किस तरह से की जा सकती है। एक हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज रिएक्शन टाइप। ठीक है, तो रिएक्शन टाइप की बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन है। एक है आइसोमेरेज, ये ना इंफ्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करते हैं एटम्स की, उसकी बेस के ऊपर एक दूसरे के ये आइसोमर्स बन जाते हैं, जैसे ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट करना, एल्डो को कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट के साथ एसोसिएटेड है। फिर लाइगेजेस या सिंथेटेजेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ना जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो ये यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास मोनोमर से पॉलीमर्स बनाना ये इनका काम होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में डीएनए लाइगेजेस एंजाइम जो है वो आपने पढ़ा होगा। लाइगेजेस एक कैटेगरी है, ये ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, लेकिन इसमें पानी हम यूज नहीं करते, विदाउट ब्रेकडाउन। इसमें एंजाइम जो है वो ब्रेकडाउन करता है, जैसे हिस्टीडीन कार्बोक्सिलेज हिस्टीडीन के ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिसिस बेटे वो इनकी वजह से होती है, ये ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होती है। ठीक है, जैसे माइलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस की बात करें। फिर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस होते हैं, ये बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस हैं, एनएडीपी रिडक्टेजेस होते हैं, तो ये बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो इनके जिम्मे होता है। फिर ट्रांसफरेजेस होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। जैसे ग्लूकोज में एटीपी को अगर हम लोग ऐड करें तो ग्लूकोकाइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाता है। फिर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट क्लासिफिकेशन। ये बेटे आपके पास प्रोटीएजेस हो सकते हैं, लाइपेजेस हो सकते हैं, ये बेटे कार्बोक्सिलेजेस होते हैं, और न्यूक्लियेजेस हो सकते हैं। प्रोटीएजेस प्रोटीन के ऊपर एक्शन करते हैं, लाइपेजेस लिपिड्स के ऊपर एक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलेजेस कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्शन करते हैं, और न्यूक्लियेजेस जो हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास बेटे इन एंजाइम की एक्टिविटी के लिहाज से चीजें जो है वो हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। सो दैट इज ऑल बच्चों फ्रॉम द एंजाइम। अगर हम एंजाइम का ये देखें सिलेबस, तो इसमें एंजाइम डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जिसको कैटालिसिस बोलते हैं, फैक्टर्स को डिस्कस किया, और इनहिबिटर्स को बेटे हम लोगों ने डिस्कस किया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम एंजाइम्स।